नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस की घोषणाओं से प्रभावित बीजेपी की, तेलंगाना में बीआरएस की मुश्किलें बढ़ाते राहुल गांधी की, पीएम मोदी पर सीएम अशोक गहलोत के पलटवार की, हार से बचने के लिए यूसीसी की शरण में पहुंची बीजेपी की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात भारत में बदलते पर्यावरण की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला, कहा पीएम मोदी के हाथों की कठपुतली हैं केसीआर और ओवैसी। कमलनाथ ने चुनावी सभा में मनमानी करने पर प्रशासन को धमकाया, कहा लोगों को पुलिस प्रशासन कर रहा है परेशान, सही समय आने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बड़ा बयान, कहा भारत जोड़ो यात्रा हमारे देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन। मुंबई की घटना को लेकर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा जब हमारी शाखा पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तब क्या पुलिस सो रही थी। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एमपी चुनावों के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन पार्टी इसे लेकर खुद ही सवालों में घिर गई है, क्योंकि लगभग 20 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि अभी तक बीजेपी की सरकार कहां थी। तो बीजेपी ने चुनावों में क्या की हैं घोषणाएं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार लगभग 20 साल से है, लेकिन उसे आम लोगों की याद तो मात्र 4 महीने पहले ही आई है। और जो कुछ रह गया था, जिसके बाद शिवराज सरकार ने एक के बाद एक योजनाएं शुरू की, लेकिन कांग्रेस की गारंटियों का जब तोड़ नहीं निकल पाया तो अब उसे कॉपी करना शुरू कर दिया है। पहले छत्तीसगढ़ और अब मध्य प्रदेश में बीजेपी के घोषणा पत्र में कांग्रेस की गारंटियों का डर दिखाई दे रहा है। आज मध्य प्रदेश चुनाव के लिए जारी बीजेपी के घोषणा पत्र में कई ऐलान किए गए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है किसानों को लेकर छत्तीसगढ़ की जगह मध्य प्रदेश में भी धान की खरीद 3100 रुपए और गेहूं की खरीद 2700 रुपए प्रति क्विंटल का वादा। वहीं तेंदुपत्ता के लिए 4000 प्रति बोरा दिए जाने और गरीब परिवार के बच्चों के लिए 12वीं तक की शिक्षा फ्री और गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का वादा। दरअसल बीजेपी के इस घोषणा पत्र में कांग्रेस की अधिकांश गारंटियों को जगह दी गई है। घोषणा पत्र में रोजगार का कहीं कोई जिक्र नहीं है और न ही लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कोई रोड मैप रखा गया है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, आज बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए अपना जुमला पत्र जारी किया है, जिसका नाम मोदी की गारंटी भाजपा का भरोसा रखा गया है। इस जुमला पत्र में हमें शिवराज जी की विदाई नजर आ रही है। आज बीजेपी मध्य प्रदेश में इस बात पर होड़ मची है कि आने वाले चुनाव में हार का ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाए। मध्य प्रदेश बीजेपी द्वारा जारी जुमला पत्र के झूठे वादों की सच्चाई बता रही है। कांग्रेस की घोषणाओं से बीजेपी दबाव में है। दबाव में तो तेलंगाना के सीएम केसीआर भी हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग है। राज्य में बीआरएस और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। बीजेपी इसे त्रिकोणीय बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है, जिसने तेलंगाना की बीआरएस सरकार के दावों की पोल खोल दी है। तो क्या है इस वीडियो में, देखते हैं ये रिपोर्ट। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर भी इस राज्य में दिखाई दे रहा है, तो राहुल गांधी इस राज्य पर खास फोकस भी कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए वो 3 दिन राज्य में कैंप कर चुके हैं और अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी किसान परिवार से बात करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि ये पूरे भारत में आम लोगों के केंद्रीय शासन के युग की शुरुआत करने का समय है। बीआरएस सरकार तेलंगाना के लोगों की जरूरतों को पूरा करने में फेल साबित हुई है। राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर तेलंगाना में 2020 में खुद की जान लेने वाले एक किसान परिवार के घर की अपनी हालिया यात्रा का एक वीडियो साझा किया है। वीडियो के साथ अपने पोस्ट में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने तेलंगाना में पार्टी की गारंटी पर जोर देते हुए कहा कि वो राज्य के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा, महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण आवाज पंक्ति में आखिरी आवाज होती है। कुमारी चंद्रैया की आवाज ऐसी ही एक आवाज थी और दोराला यानी बीआरएस सरकार ने उन्हें विफल कर दिया। वो तेलंगाना के एक छोटे किसान थे जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। उन्होंने अपने प्यारे परिवार को पीछे छोड़कर खुद की जान ले ली। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि अगर चंद्रैया को सही समय पर सरकारी सहायता दी गई होती तो वो अब भी जीवित होते और अपने घर वालों के बीच होते। बीआरएस और बीजेपी की तरह दोराला की सरकार
तेलंगाना के लोगों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। राहुल गांधी ने सवाल किया, क्या कांग्रेस सरकार से कोई फर्क पड़ेगा? उन्होंने इसका जवाब भी दिया और बोले, बिल्कुल हाँ। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस की गारंटी करोड़ों ऐसी आवाजों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई अब अपने सभी लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की है। ये पूरे भारत में जन केंद्रित शासन के युग की शुरुआत करने का समय है। वीडियो में राहुल गांधी पीड़ित परिवार की समस्याओं को सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक स्थानीय कांग्रेस नेता को ये सुनिश्चित करने का निर्देश भी दे रहे हैं कि किसान परिवार की खेत की मिट्टी का टेस्ट किया जाए और पीड़ित परिवार को मदद दी जाए। तेलंगाना में राहुल गांधी की रणनीति ने बीआरएस की जमीन को खिसका दिया है। इधर राजस्थान में गहलोत ने मोदी की जमीन को खिसका दिया है। राजस्थान में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला कांटे का है, इसलिए बीजेपी ने पीएम मोदी की कई सभाएं कराने का प्लान तैयार किया है। पहली सभा उदयपुर में रखी गई, लेकिन यहां उन्होंने जो बयान दिया उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने सीधे पीएम को ही घेर लिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी को राजस्थान में विधानसभा चुनाव का प्रचार करने से रोका जाए या फिर वो भाषण देते समय ध्यान रखें कि उनका बयान राज्य की शांति व्यवस्था के लिए चुनौती न बन पाए। उदयपुर में पीएम मोदी के बयान पर अब कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल पीएम मोदी ने उदयपुर की चुनावी रैली में कन्हैया लाल मामले का जिक्र करते हुए कहा था कि राजस्थान में आतंकियों का समर्थन करने वाली सरकार है और पीएम के इस बयान पर अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। राजस्थान के सीएम ने कहा कि या तो पीएम मोदी को गुमराह किया जा रहा है या ठीक से ब्रीफ नहीं किया गया है। मोदी को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए जिससे राज्य में माहौल खराब हो। जिस तरीके से पीएम मोदी बोले हैं वो स्वीकार्य नहीं है, देश के हित में भी नहीं है। हमारी कोई निजी लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है, ये वहीं तक सीमित रहनी चाहिए। गहलोत ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि कन्हैया लाल की जान लेने वाले लोग बीजेपी के थे। शायद इस मामले में लोगों ने पीएम मोदी को सही से ब्रीफ नहीं किया। जिन लोगों ने कन्हैया की जान ली उन्हें पुलिस ने घटना से 4-5 दिन पहले पकड़ा था, लेकिन बीजेपी नेताओं ने उन्हें थाने से छुड़ा लिया। गहलोत ने सवाल उठाते हुए कहा कि घटना की रात ही एनआईए ने हमसे केस ले लिया। हमने इसका कोई विरोध नहीं किया, लेकिन 1 साल बाद जांच कहां पहुंची किसी को नहीं पता। पीएम मोदी का ये बयान अब बीजेपी के लिए ही परेशानी बन गया है। परेशान तो बीजेपी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी नजर आ रही है। 5 राज्यों में कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर है। कई चैनलों की तरफ से चुनावी राज्यों में सर्वे भी कराए गए हैं, जिसके बाद बीजेपी की नींद उड़ी हुई नजर आ रही है। दरअसल ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है और शायद ये हार का डर ही कहलाएगा कि बीजेपी ने चुनावी राज्य के बदले किसी दूसरे राज्य में बड़ा बदलाव करने की तैयारी की है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। ओबीसी आरक्षण का मामला हो या जातिगत जनगणना का, रोजगार का मुद्दा हो या फिर महंगाई का, देश की आर्थिक सेहत हो या आम जनता की सेहत, हर मोर्चे पर मोदी सरकार विफल साबित हो रही है। लोकसभा चुनाव करीब आ गया है, ऐसे में अब बीजेपी की ओर से एक बार फिर से धार्मिक कार्ड खेलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार की तरफ से सबसे पहले इस तरफ तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में है। राज्य सरकार दिवाली के फौरन बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने वाली है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद इस बिल को पास करा दिया जाएगा। उत्तराखंड में डबल इंजन वाली बीजेपी की सरकार है और विपक्ष को डर है कि विधानसभा से बिल पास होने के कुछ ही दिनों में राज्यपाल की इस पर मोहर लग जाएगी, क्योंकि जहां सिंगल इंजन की सरकार होती है बिल वहीं लटकते हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। यानी यूसीसी के कानून बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बीजेपी की असम और यूपी सरकार भी यूसीसी को लेकर आगे बढ़ने की तैयारी में है। साफ है कि बीजेपी अब चुनावी एजेंडा सेट करने की कोशिश में जुट गई है, क्योंकि 4 महीने बाद ही देश में लोकसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। दरअसल बीजेपी को सबसे ज्यादा डर विपक्ष के ओबीसी एजेंडे से लग रहा है। राहुल गांधी जिस तरह से ओबीसी के अधिकारों की बात कर रहे हैं, उससे बीजेपी के हाथ से ये बड़ा वोट बैंक फिसलता दिखाई दे रहा है। देश में करीब आधी आबादी ओबीसी समुदाय की है और ओबीसी कार्ड की काट के लिए बीजेपी यूसीसी का सहारा लेती दिखाई दे रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया है कि चुनाव के मुद्दे बीजेपी नहीं विपक्षी दल सेट करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई के नेतृत्व वाली 5 सदस्यों की कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट जल्द ही सौंपने वाली है। हार से बचने के लिए बीजेपी ने यूसीसी का मुद्दा उछाल दिया है। इधर अडानी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को 2 टूक जवाब दिया है। राहुल गांधी से लेकर पूरा विपक्ष अडानी को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है, लेकिन पीएम मोदी ने चुप्पी साध रखी है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को जोरदार फटकार लगाई है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
गौतम अडानी एक बार फिर चर्चाओं में हैं। वैसे उन पर चर्चा तो देश में मोदी सरकार बनने के बाद से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन पिछले 5 सालों में राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा अडानी की ही हो रही है, शायद पीएम मोदी से भी ज्यादा। राहुल गांधी ने यहां तक दावा कर दिया है कि देश पीएम मोदी नहीं बल्कि अडानी चला रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि अडानी को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए तो लोकसभा से उनकी सदस्यता छीन ली गई थी। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दे दी और उनकी सदस्यता बहाल हो गई। राहुल के बाद अडानी पर सबसे ज्यादा सवाल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने खड़े किए हैं और अब उनकी संसद सदस्यता संकट में है। कभी भी उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है और सिर्फ सांसद ही नहीं, पत्रकारों को भी अडानी पर सवाल उठाने की कीमत चुकानी पड़ रही है। दरअसल 2 पत्रकारों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर आर्टिकल लिखे थे और इन आर्टिकलों को लेकर ही गुजरात पुलिस की ओर से पत्रकारों की गिरफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को गुजरात सरकार को चेतावनी देनी पड़ी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस PK मिश्रा की पीठ ने फाइनेंशियल टाइम के पत्रकार रवि नायर और आनंद मंगनाले की याचिकाओं पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही पत्रकारों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट 1 दिसंबर को इस पर सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि कोर्ट ने पत्रकारों से जांच में पुलिस का सहयोग करने को भी कहा है। कोर्ट में पत्रकारों की ओर से सीनियर वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि एक व्यक्ति जो पत्रकार है दिल्ली जबकि दूसरा मुंबई में है। कुछ लोगों की शिकायत के आधार पर ये कहते हुए प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए हैं कि ये रिपोर्ट गलत है। इसके बाद गुजरात पुलिस ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। अब अगली सुनवाई इस मामले पर 1 दिसंबर को होगी, तब देखना होगा कि क्या फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुश्किल में तो इजराइल भी दिखाई दे रहा है। इजराइल के खिलाफ अब दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। इस बीच WHO ने तो जमकर फटकार लगाते हुए फिलिस्तीन के लिए स्टैंड ले लिया है, लेकिन इजराइल अब भी अपने किए पर पछता नहीं रहा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के अटैक के बाद से ही शुरू हुए इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में फिलिस्तीन में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जिसके बाद WHO ने इजराइल से युद्ध विराम की अपील की है। साथ ही WHO प्रमुख ने सीधे तौर पर गजा के लिए स्टैंड भी लिया है। WHO ने कहा है कि इस वक्त गजा में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात ने गजा में अस्पतालों पर इजरायली हमले ताबड़तोड़ जारी रहने के मद्देनजर WHO से बैठक की मांग रखी। इस बैठक में इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के ही प्रतिनिधियों को अपनी बात कहने के लिए आमंत्रित किया गया और इसके लिए कहीं से कोई आपत्ति भी नहीं हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने बैठक में ये कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से गजा में 250 स्वास्थ्य ठिकानों और इजराइल में 25 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। 100 से अधिक UN सहयोगी मारे जा चुके हैं। गजा के आधे से अधिक अस्पताल पूरी तरह से ठप हो गए हैं और बाकी बचे अस्पताल अपनी क्षमता से कहीं अधिक काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था अपने घुटनों पर आ चुकी है। गजा में कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। इजराइल के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि कमलनाथ तो रोते रहते हैं, मेरे पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है। उनका ये इशारा उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया में यकीन रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात भारत में बदलते पर्यावरण की। सर्दी का मौसम अब शुरू हो चुका है। तापमान तेजी से नीचे आ रहा है, जिससे गर्मी से तो राहत मिल गई है। इस बार गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए थे और इसे लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उससे साफ है कि आने वाला वक्त काफी परेशान करने वाला है। तो क्या है इस रिपोर्ट में, देखते हैं ये खबर। नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक हर महीना इतिहास का सबसे गर्म महीना रहा है। ये 12 महीने दुनिया भर में प्री इंडस्ट्रियल लेवल यानी 1890-1900 के औसत तापमान से 1.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहे। क्लाइमेट सेंट्रल नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वेदर एट्रीब्यूशन एनालिसिस में ये जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 170 देशों का औसत तापमान बढ़ा है,
जिसके चलते 780 करोड़ लोग यानी 99% औसत से अधिक गर्म माहौल में रहने के लिए मजबूर हुए हैं। आइसलैंड जैसे इलाकों में साल का औसत तापमान सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया। भारत उन देशों में शामिल रहा जहां क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा असर दिखा। दुनिया में तापमान जितना बढ़ा उससे 3 गुना ज्यादा भारत में बढ़ा है। वेदर एट्रीब्यूशन स्टडी के मुताबिक पिछले 12 महीने में दुनिया की 570 करोड़ आबादी को कम से कम 30 दिन औसत से अधिक तापमान में रहने को विवश होना पड़ा। भारत की 120 करोड़ आबादी 86% को 30 दिन अधिक तापमान में गुजारने पड़े। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों में पिछले 12 महीने सबसे गर्म रहे। एक साल के दौरान देश के 12 शहरों में 100 दिन तापमान सामान्य से ज्यादा रहा। इसमें आइजोल, ठाणे, विशाखापट्टनम, पणजी, गुवाहाटी, दिसपुर, शिलोंग, बेंगलुरु, इम्फाल, तिरुवनंतपुरम, कवरत्ती और पोर्ट ब्लेयर शामिल हैं। वहीं विजयवाड़ा, अगरतला, दमन, मैसूर, चेन्नई, कल्याण, मुंबई, ठाणे, आइजोल, बेंगलुरु, कोहिमा, विशाखापट्टनम, पणजी, गुवाहाटी, दिसपुर, शिलोंग, इम्फाल, कवरत्ती, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर में पहले के मुकाबले सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।